नमस्कार, जय हिंद। वेलकम बैक टू नैन सिंह सोमन सिंह कौटिल्य एकेडमी। दोस्तों, पटवारी के लिए स्पेशल हिंदी की क्लास चल रही है और आज क्लास सेकंड है। इस क्लास सेकंड में हम जानेंगे कि आखिरकार हिंदी एक राष्ट्रभाषा है या फिर हिंदी एक राजभाषा है। हिंदी ने यदि अगर राष्ट्रभाषा की एक जरूरत को पूरा किया है तो उस राष्ट्रभाषा के लिए कौन सी ऐसी शर्तें हैं जो हिंदी ने पूरी की है, और यदि अगर हिंदी एक राजभाषा है तो आखिरकार कैसे ये राजभाषा बनी और किस प्रकार से इसका एक विकास क्रम रहा कि हिंदी कैसे राष्ट्रभाषा से राजभाषा बनी, या फिर हिंदी वास्तव में राष्ट्रभाषा या राजभाषा है भी या नहीं। इसके बारे में कंप्लीट जानेंगे आज के लेक्चर में। तो चलिए शुरू करते हैं। आज देख लेते हैं कि हिंदी जो है एक राष्ट्रभाषा है या फिर एक राजभाषा है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिरकार कोई भी भाषा जो भाषा होती है वो भाषा राष्ट्रभाषा कब कहलाती है। क्या ये राष्ट्रभाषा कोई नियम कानून के तहत है या फिर ऐसे ही आम जन की भाषा है। आइए देखते हैं कि राष्ट्रभाषा पहले तो वह भाषा होनी चाहिए जो लगभग समस्त राष्ट्र के अंदर बोली जाती हो, यानी कंप्लीट जो है राष्ट्र के जितने भी क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों के अंदर विचारों का आदान प्रदान करने के लिए वह भाषा प्रयुक्त होनी चाहिए। राष्ट्रभाषा की यह पहली शर्त है। दूसरी शर्त के अंदर बात करें तो यह आम जन की हमारी क्या होनी चाहिए, जन जन की भाषा होनी चाहिए, जिसमें कोई भी व्यक्ति आसानी से अपने विचारों को आदान प्रदान कर सके, अपनी बात को कह सके, अपने मन के विचार व्यक्त कर सके। और यह विचार विनिमय का माध्यम यदि अगर बन गई है कोई भी भाषा कंप्लीट, यदि अगर किसी राष्ट्र में बोली जा रही है, उसके हर एक क्षेत्र में बोली जा रही है, विस्तृत यानी कि बहुत बड़े जन समूह के द्वारा विचारों को आदान प्रदान करने का यदि माध्यम बन गई है, तब वह भाषा कहलाती है राष्ट्रभाषा। ठीक है। अब राष्ट्रभाषा कैसे बनती है? राष्ट्रभाषा ऐसे बनती है कि यदि अगर जनता अपनी स्थानीय और तात्कालिक हितों और पूर्वाग्रहों की पूर्ति से यदि अगर ऊपर उठ जाए, यानी कि यदि अगर जनता जो विशेष क्षेत्रों में रहती है वो पर्टिकुलर अपनी किसी एक भाषा को इतना तवज्जो ना देते हुए यदि अगर कोई एक भाषा के मध्य, यानी कि कोई एक यूनिवर्सल भाषा के मध्य जो कि विस्तृत समूह के द्वारा बोली जा रही है, उसमें यदि अगर यह मान ले कि यह भाषा हमारे लिए राष्ट्रीय अस्मिता का सवाल है, यानी कि राष्ट्र की पहचान यदि अगर बन जाए तो वह भाषा क्या बन जाती है? राष्ट्रभाषा बन जाती है। भारत के अंदर बात करें, जब स्वतंत्रता संग्राम शुरू हुआ, यानी कि अंग्रेजों से भारत ने जब लड़ाई लड़ी, तो उस लड़ाई के समय एक महत्वपूर्ण बात यह थी कि कोई भी व्यक्ति अपने अंदर के मन के विचार, यानी क्रांति कब होना है, किस प्रकार से योजना बनेगी और वह योजना जन आधार तक किस प्रकार से फैलाई जा सकेगी, इसके लिए एक ऐसी भाषा की आवश्यकता आन पड़ी जिसके अंदर से हम वह भाषा चूज कर सकें, वह भाषा चुन सके, जिसके द्वारा हम क्या काम कर सकें, स्वतंत्रता संग्राम के समय विचारों का आदान प्रदान कर सके, क्रांति के विचारों को हम फैला सकें। ऐसी भाषा, यानी कि स्वतंत्रता संग्राम की क्या थी? आवश्यकता थी एक राष्ट्रभाषा। और वह कौन बनी? वह बनी हिंदी राष्ट्रभाषा बनी, यानी कि हिंदी ने वह जरूरत पूरी की जो कि स्वतंत्रता संग्राम के समय क्या थी, हमें आवश्यकता लग रही थी। यह काम कब से कब तक रहा? लगभग 1900 से 1947 के मध्य जो है वह हिंदी विस्तृत रूप से राष्ट्रभाषा के रूप में हमें उद्भव होती हुई दिखाई दे रही है। ओके, अब बात करते हैं, क्या राष्ट्रभाषा किसी भी नियम कानून के तहत कहा जाता है कि वह भाषा राष्ट्रभाषा है? जी नहीं। क्या है? हिंदी राष्ट्रभाषा जो शब्द है वो किसी प्रकार से संवैधानिक शब्द नहीं है। भारतीय संविधान के अंदर ये कहीं नहीं लिखा हुआ है कि हिंदी एक राष्ट्रभाषा है। तो हिंदी आखिरकार राष्ट्रभाषा कैसे कहलाती है? तो हिंदी राष्ट्रभाषा ऐसे कहला सकती है कि यह क्या है, एक प्रयोगात्मक भाषा है, एक व्यवहारिक है और जन मान्यता प्राप्त शब्द है। क्या ये राष्ट्रभाषा जो शब्द है वो शब्द ही कैसा है? प्रयोगात्मक है, व्यवहारिक है और जनता के द्वारा स्वीकृत किया गया शब्द है, ना कि किसी कानून और संविधान के द्वारा।
पटवारी का क्वेश्चन यही बनेगा कि राष्ट्रभाषा जो शब्द है वह क्या है, संवैधानिक है, कानून के तहत गढ़ा गया है, या फिर एक प्रयोगात्मक, व्यावहारिक और जन मान्यता प्राप्त शब्द है। तो हमें क्या आंसर देना है कि जो आपका राष्ट्रभाषा शब्द है यह एक जन मान्यता प्राप्त शब्द है। ठीक है, चलिए इसके बाद में राष्ट्रभाषा क्या काम करती है। राष्ट्रभाषा यह काम करती है कि विभिन्न समुदायों के मध्य, यानी कि बहुत सारे समुदाय हैं, ये समुदाय अपनी अपनी भाषाओं में, अपनी अपनी बोलियों में विचारों का आदान प्रदान करते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे जाति समुदायों के मध्य में क्या काम करती है, एक भावनात्मक एकता को स्थापित करती है। कौन करती है ये काम करती है राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा का बात यदि अगर हम कर रहे हैं राष्ट्रभाषा की, तो ये कहने कि राष्ट्रभाषा का जो प्रयोग क्षेत्र है वो कैसा होता है, बात कर चुके हैं। उसका प्रयोग क्षेत्र विस्तृत होता है, देशव्यापी होता है, यानी संपूर्ण देश के लोगों के द्वारा वह भाषा कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में बोली जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो एक राष्ट्रभाषा है वह स्वभाषा ही हो सकती है, यानी कि उस देश की कोई एक भाषा जो है जिसको बहुत अधिक मात्रा में लोकप्रियता प्राप्त हो गई है, वही भाषा क्या बन सकती है, एक राष्ट्र की भाषा बन सकती है। विदेशी या बाहरी भाषाएं कभी भी राष्ट्रभाषा नहीं बन सकती। ठीक है, तो यहां पर आपको क्या आंसर करना है जब भी क्वेश्चन आएगा कि राष्ट्रभाषा कौन सी भाषा बन सकती है, तो राष्ट्रभाषा बन सकती है स्वभाषा। ठीक है, राष्ट्रभाषा का जो स्वरूप होता है वह लचीला होता है। इसका क्या अर्थ है, इसका यह अर्थ है कि राष्ट्रभाषा का जो स्वरूप है वो लचीला होता है, यानी कि इसके अंदर दूसरी भाषा के शब्द को भी हम क्या काम कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं, सूटेबल बना सकते हैं, आसानी से हम उसके अंदर समाहित कर सकते हैं, उसके अंदर दूसरी भाषाओं के कुछ विशेष शब्दों का प्रयोग करके विचारों का हम आदान प्रदान कर सकते हैं। समझ में आया कि जनता के अनुरूप हो जाती है, जिस क्षेत्र की जनता है उस क्षेत्र की जनता के द्वारा विशेष शब्दों का समायोजन भी राष्ट्रभाषा के अंदर कर लिया जाता है। मध्य प्रदेश की जनता के पास जो कि बोली है मालवी बोली है, इस बोली के अंदर बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जो कि आपको राष्ट्रभाषा यानी कि हिंदी भाषा के अंदर भी देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहां से हमें समझ में आ रहा है कि राष्ट्रभाषा एक कैसी भाषा है, राष्ट्रभाषा एक जन सामान्य की भाषा है जो कि क्या काम करती है, विश्व राष्ट्र स्तर पर विचारों का आदान प्रदान करने के लिए प्रयुक्त होती है। चलिए अब बात करते हैं कि किस प्रकार से हिंदी का एक राष्ट्रभाषा के रूप में या फिर राष्ट्रभाषा के रूप में विकास, यानी कि हिंदी का किस प्रकार से एक राष्ट्रभाषा के विकास में योगदान रहा है, यानी कि हिंदी अपने आप में एक राष्ट्रभाषा बनी तो किस प्रकार से हिंदी का ही योगदान रहा राष्ट्रभाषा बनने में। देखिए प्राचीन काल की यदि अगर बात करें तो प्राचीन काल में उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक बहुत सारे ऐसे संत हुए, ऐसे व्यक्तित्व हुए जिन्होंने अपने विचार यानी कि समाज के अंदर अपने विचारों का विनिमय करने के लिए, उनको फैलाने के लिए, जन जागरूकता फैलाने के लिए जिस भाषा का प्रयोग किया वह रही आपकी हिंदी भाषा। बात करें प्रमुख ऐसे व्यक्तित्वों की तो वो है वल्लभाचार्य, रामानुज और असम, यानी कि ये जो राष्ट्र हैं, ये जो आपके राज्य हैं, ये गैर हिंदी भाषी राज्य हैं। वहां पर भी राष्ट्रभाषा का विकास हुआ हिंदी के रूप में। तो प्रमुख योगदान किनका रहा, असम में रहा आपका शंकरदेव का, महाराष्ट्र के अंदर बात करें तो ज्ञानेश्वर और नामदेव, और गुजरात के अंदर की बात करें तो नरसिंह मेहता, और बंगाल के अंदर बात करें तो चैतन्य। क्वेश्चन बनेगा कि बंगाल के अंदर हिंदी को राष्ट्रीय भाषा बनाने में किनका योगदान है, तो वो है चैतन्य महाप्रभु का। ठीक है, गुजरात के अंदर हिंदी को राष्ट्रभाषा के विकास में सर्वाधिक योगदान किनका रहा, तो नरसिंह मेहता का रहा। यहां पर असम के अंदर यदि अगर राष्ट्रभाषा के विकास में सर्वाधिक योगदान रहा तो किसका रहा, शंकरदेव का रहा।
राष्ट्रभाषा के विकास में अंग्रेजी शासन काल के अंदर भी हमें क्या देखने को मिलता है, योगदान देखने को मिलता है, क्योंकि अंग्रेजी शासन जो था वो हमारी जनता के मध्य यानी कि हमारे भारतीय लोगों के मध्य जो उनके नियम कानून थे उनके आधार पर क्या काम करना चाहता था, शिक्षा का प्रचार प्रसार करना चाहता था। ना केवल शिक्षा का प्रचार प्रसार बल्कि जो उनके कानून कायदे थे उनका भी जनता में क्या बांटना चाहता था, वह अपना प्रभुत्व बनाना चाहते थे। इसलिए उन्होंने ये देखा कि हम अंग्रेजी के अंदर ज्यादा अच्छे से हमारी बात को नहीं कह पाते, तो उन्होंने क्या काम किया, उन्होंने ये कहा कि हम क्या काम करेंगे, हिंदी का ही विकास करेंगे। ठीक है, और हिंदी का विकास करने के लिए कंपनी सरकार ने फोर्ट विलियम कॉलेज जो कि कहां बनाया गया, कलकत्ता में बनाया गया, और जिसका प्रमुख योगदान रहा हिंदी के विकास में। साथ ही साथ सीटी मेटकॉफ, टॉमस रो, कैरी, एच.टी. कोलब्रुक और जॉर्ज ग्रियर्सन, ये प्रमुख वो व्यक्ति हैं जिन्होंने हिंदी के विकास के अंदर प्रमुख रूप से क्या दिया, अपना योगदान दिया। बात करें ना केवल अंग्रेजों की बल्कि भारत के अंदर कुछ धर्म सुधार कार्य भी हुए। धर्म सुधार कार्य या फिर समाज सुधार कार्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात जो होती है वो यह है कि जो भी समाज सुधारक है वह अपने विचारों को जन सामान्य तक बहुत ही सरलता से, बहुत ही बेहतर ढंग से, बहुत ही समझने योग्य बात से, है ना, वो पहुंचा पाए। तो ऐसे धर्म समाज सुधारकों का योगदान रहा किसमें, यानी कि हिंदी के राष्ट्रभाषा बनने में। क्योंकि एक हिंदी ऐसी भाषा थी जिसके अंदर धर्म सुधार की संभावना, समाज सुधार की संभावना, राष्ट्र निर्माण की संभावना, स्वतंत्रता की संभावना सभी छिपी हुई थी। तो यहां पर पहला जो हमारे धर्म सुधार से संबंधित या समाज सुधार से संबंधित एक संस्था हमें देखने को मिल रही है, ब्रह्म समाज, और जिसकी स्थापना हुई थी 1828 में। कौन है इसके संस्थापक, राजा राममोहन राय, केशव चंद्र सेन। क्वेश्चन बनेगा कि हिंदी भाषा के विकास से संबंधित ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई और किसने की, यह क्वेश्चन आपके कंफर्म है। इसके बाद में आर्य समाज ने भी अपना प्रमुख योगदान दिया, जिन्होंने भी हिंदी भाषा के अंदर अपने समाज में व्याप्त कुरीतियां थी उनको दूर करने के लिए अपने विचारों का प्रसार किया। तो दयानंद सरस्वती और अरविंद घोष ऐसे दो व्यक्तित्व हैं जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना और उसके नियम कायदे कानून और उसके सुधार विचारों को समाज तक पहुंचाया। इसके बाद बात करें थियोसॉफिकल सोसाइटी 1875 में जिसकी स्थापना हुई, तो इसमें एनी बेसेंट, कर्नल अल्कॉट और मैडम ब्लावत्स्की का प्रमुख रूप से योगदान हमें देखने को मिल रहा है। प्रार्थना समाज की बात करें तो 1867 में आत्माराम पांडुरंग ने इसकी स्थापना की और उन्होंने भी क्या किया, समाज सुधार के लिए अपने विचार हिंदी भाषा के अंदर प्रेषित किए। इसके बाद बात करें सनातन धर्म सभा 1895, कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है सनातनी धर्म सभा की स्थापना कब हुई, तो 1895 हुई। पंडित दीनदयाल शर्मा के द्वारा इसकी स्थापना की गई और इन्होंने भी समाज सुधार, प्रशासन के सुधार या फिर समाज के अंदर कुरीतियों को दूर करने के लिए अपने विचार किस भाषा में प्रस्तुत किए, हिंदी भाषा में। रामकृष्ण मिशन की बात करें तो 1897 में इसकी स्थापना हुई और स्थापना किसने की, विवेकानंद ने। विवेकानंद ने हिंदी के प्रचार प्रसार को न केवल राष्ट्र में बल्कि विदेशों तक पहुंचाया। शिकागो का भाषण आप सभी को याद होगा, विवेकानंद जी के द्वारा, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यानी कि ये क्या है, हिंदी भाषा का इन्होंने विश्व में भी प्रचार प्रसार किया, ना केवल राष्ट्र में। ठीक है, तो यहां पर क्या देखने को मिला हमें कि हिंदी जो है वो धर्म से समाज सुधारकों का जो है मुख्य रूप से एक माध्यम बना। जितने प्रकार के हमारे धर्म सुधारक रहे हैं उन्होंने हिंदी भाषा को ही क्या बनाया, अपना आधार बनाया। चलिए, जब धर्म सुधारकों की बात में 1885 में कांग्रेस की स्थापना एओ ह्यूम की सहायता से कर ली गई, तो 1885 में हमने वापस जो देखा कि राष्ट्रीय आंदोलन तीव्र गति पकड़ ली। राष्ट्रीय आंदोलन ने क्या पकड़ा, तीव्र गति पकड़ी। और ये तीव्र गति पकड़ने के लिए क्या चाहिए था, ये चाहिए था कि जितने प्रकार के हमारे क्रांतिकारी हैं, जितने प्रकार के हमारे आंदोलनकारी हैं, इनकी जो सशक्त आवाज है वो सशक्त आवाज
कहां तक पहुंचनी चाहिए, जन सामान्य के हृदय तक पहुंचनी चाहिए। और इसके लिए किस भाषा का प्रयोग किया गया, इसके लिए भाषा का जो प्रयोग है वो हुआ हिंदी भाषा का प्रयोग। ठीक है, कौन थे प्रमुख ऐसे व्यक्तित्व जिन्होंने हिंदी भाषा का प्रयोग किया, तो बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, देवदास गांधी। यहां पर देवदास गांधी को महात्मा गांधी दक्षिण भारतीय क्षेत्र में पहुंचाया था हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार के लिए। ठीक है, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी और नेहरू रिपोर्ट 1928 के अंदर 1928 के अंदर नेहरू रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी और इस नेहरू रिपोर्ट के अंदर हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा देने की सिफारिश की गई थी। ठीक है, और सुभाष चंद्र बोस ने भी अपने क्रांतिकारी जो इतने विचार थे उनको भी प्रसारित करने के लिए हिंदी भाषा का ही प्रयोग किया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन बन सकता है, नेहरू रिपोर्ट में किस भाषा को, या फिर क्वेश्चन किस भाषा को राष्ट्रभाषा बनाने की राज्य भाषा बनाने की सिफारिश की थी? कौन सी भाषा? राजभाषा। आगे देखेंगे, देखने वाले हैं हम कि राजभाषा क्या होती है। ठीक है, तो नेहरू रिपोर्ट 1928 के अंदर हिंदी भाषा को राजभाषा बनाने की सिफारिश की गई थी। क्वेश्चन इस प्रकार से बन सकता है कि नेहरू रिपोर्ट 1928 में हिंदी को किस भाषा के रूप में अपनाए जाने की सिफारिश की गई थी? राष्ट्रभाषा, राजकीय भाषा, बोली, उपभाषा, सांस्कृतिक भाषा। किसी प्रकार के ऑप्शन आपके सामने हो सकते हैं, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? राजभाषा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं राष्ट्रभाषा आंदोलन से संबंधित धार्मिक सामाजिक संस्थाएं। यानी कि जब भी आपका राष्ट्रभाषा आंदोलन होता है या फिर राष्ट्रभाषा संबंध भारत के अंदर जो आंदोलन हुए हैं उन आंदोलन की एक सूची यहां पर दी गई है। इस सूची के अंदर क्या क्या आपको याद रखना है? इस सूची के अंदर आपको एक तो नाम याद रखना है, उस संस्था का नाम याद रखने के साथ साथ उसका मुख्यालय, स्थापना और संस्थापक कौन रहा है। यकीन मानिए पटवारी के जितने दिन एग्जाम चलने वाली है इनमें से बहुत सारे आपको क्वेश्चन पटवारी के एग्जाम के अंदर देखने को हूबहू मिलने वाले हैं। क्वेश्चन बन सकता है कि ब्रह्म समाज की स्थापना कहां की गई थी, तो कलकत्ता के अंदर 1828 में, और संस्थापक रहे हैं राजा राममोहन राय। प्रार्थना समाज की स्थापना बंबई में हुई 1867 में और आत्मारंग पांडुरंग ने इसकी स्थापना की। आर्य समाज की स्थापना जो है वो बंबई के अंदर 1875 में दयानंद सरस्वती के सानिध्य में इसकी स्थापना हुई। इसके बाद बात करें थियोसॉफिकल सोसाइटी की, तो इसका मुख्यालय अडयार मद्रास के अंदर बना। ठीक है, 1882 के अंदर इसकी स्थापना हमें देखने को मिलती है। प्रमुख व्यक्तित्व कौन है, तो कर्नल एच.एस. अलकॉट और मैडम ब्लावत्स्की प्रमुख इसके रहे हैं। सनातन धर्म सभा की बात करें तो वाराणसी, देख लीजिएगा यह क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। बाकी के सब आपके जीके के अंदर देखने को मिल जाएंगे। ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, आर्य समाज, सनातन धर्म सभा आपको यही देखने को मिलेगा। तो सनातन धर्म सभा की जो स्थापना वाराणसी के अंदर 1895 में पंडित दीनदयाल शर्मा के द्वारा। रामकृष्ण मिशन बेल्लूर 1897 और विवेकानंद के द्वारा। ठीक है, यहां पर इस टेबल को आपको याद कर लेना है क्योंकि इस टेबल से हूबहू क्वेश्चन डेटा के रूप में आपके सामने आने वाले हैं। चलिए बात करते हैं हम राष्ट्रभाषा आंदोलन से हिंदी साहित्यिक। अभी तक हमने देखा धार्मिक संस्थाएं, आपने गौर किया होगा धार्मिक संस्थाएं, ये संस्थाएं कैसी हैं? ये संस्थाएं हैं साहित्यिक संस्थाएं, यानी कि वो संस्थाएं हैं जिन्होंने हिंदी भाषा के अंदर मैक्सिमम साहित्यों की रचना की, प्रकाशन किया और जन सामान्य तक उनको पहुंचाया। कौन है? तो वो है नगरी प्रचारिणी सभा, काशी वाराणसी के अंदर इसका मुख्यालय है। 1893 के अंदर इसकी स्थापना। हिंदी साहित्य सम्मेलन जो है वह प्रयाग में आयोजित किया गया था। कब? 1910 के अंदर। और इसके अंदर जितने भी हिंदी के मुख्य मुख्य साहित्य थे उनके बारे में विचार विमर्श किया गया था। नागरी लिपि यानी कि जो हिंदी भाषा है इसकी जो लिपि है वो है देवनागरी लिपि, और देवनागरी लिपि किस प्रकार से विकसित होगी, किस प्रकार से नए नए उसमें आपके चित्रों का या फिर हम कहें
नए नए चिन्हों का किस प्रकार से समायोजन होना है या फिर कौन सा चिन्ह किस वर्ण के उच्चारण के लिए जिम्मेदार होगा, इन सब के विकास के लिए नागरी लिपि परिषद की स्थापना नई दिल्ली में 1975 में की गई। हिंदुस्तानी एकेडमी की स्थापना इलाहाबाद 1927 में, जबकि राष्ट्रभाषा प्रचार समिति की बात करें तो ये वर्धा में 1936 के अंदर और महाराष्ट्र राष्ट्रभाषा सभा पुणे के अंदर 1937 में, बंबई हिंदी विद्यापीठ बंबई 1938, अखिल भारतीय हिंदी संस्था संघ नई दिल्ली 1964। यहां पर जो प्रमुख रूप से इंपॉर्टेंट है वो है तो नगरीय प्रचारणी है, साथ ही साथ हिंदी साहित्य सम्मेलन, नागरी लिपि की बात करें हिंदुस्तानी एकेडमी और आपको अखिल भारतीय संस्था, इनके बारे में मुख्यालय और स्थापना वर्ष आपको याद होना चाहिए। ओके, चलिए अब बात करते हैं राजभाषा की। अभी तक हमने समझा राष्ट्रभाषा क्या होती है, राष्ट्रभाषा का विकास में या फिर राष्ट्रभाषा के विकास में हिंदी का योगदान क्या रहा। इसके उलट वाक्य भी बोला जा सकता है कि राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी का किस प्रकार से विकास हुआ। यहां पर बात करेंगे स्वतंत्रता हमें मिल चुकी 1947 में, तो हिंदी का विकास एक राजभाषा के रूप में किस प्रकार से। इसको समझने के लिए राजभाषा के हम शाब्दिक अर्थ पर चलते हैं। राजभाषा का जो शाब्दिक अर्थ है वो होता है राजकाज की भाषा, यानी कि सरकारें जिस भाषा के अंदर अपना कार्य करती हैं, अपना कामकाज करती हैं, उसे कहते हैं राजकाज की भाषा। तो राजभाषा क्या हो गई, वह भाषा जिस भाषा के अंदर सरकार अपने काम काज करती है, कार्य करती है, वो भाषा आपकी कहलाती है राजभाषा। जब नवाबों और राजाओं का शासन काल था उस समय इसको क्या कहते थे, उस समय इसको कहते थे दरबारी भाषा, यानी कि दरबार जिस भाषा में लगेगा, दरबार के अंदर जो भाषा होगी उस भाषा को दरबारी कहते हैं। जैसे कि मुगल काल के अंदर जो फारसी भाषा थी, ये भाषा क्या थी, दरबारी भाषा कहलाती थी। ओके, चलिए अब क्या होता है, सरकारी कामकाज, यानी कि आखिरकार जब हमने देखा कि राष्ट्रभाषा की उपज कहां हुई थी, राष्ट्रभाषा की उपज हुई थी किसी राष्ट्र के अंदर अपने विचारों का आसानी से आदान प्रदान करने के लिए। ओके, यहां पर राजभाषा की उत्पत्ति की बात करें तो वो है सरकारी कामकाज की आवश्यकता की। आखिरकार सरकार कोई भी काम करेगी तो जनता तक वो कैसे पहुंचेगा, कैसे पता चलेगा, या फिर सरकार आपस में जो अधिकारी हैं उनके मध्य किस प्रकार से वार्तालाप कर सकेगी, तो उसकी आवश्यकता होती है कौन, राजभाषा। ठीक है, यानी कि अब राजभाषा कैसे बनती है, देखिए राजभाषा कैसे बनती है, राजभाषा का एक विकास क्रम यहां पे आपको लिखा हुआ है। कैसे, जब स्वशासन आ जाता है, यानी कि जब स्वतंत्रता प्राप्त हो जाती है, यानी कि कोई भी राष्ट्र जब स्वतंत्र होता है तो उस राष्ट्र में स्वतंत्रता जब मिलती है तो एक राष्ट्रभाषा का विकास होता है, और ये राष्ट्रभाषा का विकास जब हो जाता है तो वही राष्ट्रभाषा स्वशासन प्राप्त होने के बाद, स्वतंत्रता प्राप्त होने के बाद क्या बनती है, राजभाषा बनती है। और भारत के अंदर बात करें तो भारत को जब स्वतंत्रता मिली तो हिंदी क्या बन गई, राजभाषा बन गई। हिंदी क्या बन गई, राजभाषा बन गई। जहां हमने बात की थी राष्ट्रभाषा एक जन सामान्य का शब्द है, वहीं राजभाषा जो शब्द है वो कैसा शब्द है, संवैधानिक शब्द है, संवैधानिक पद है। पटवारी का क्वेश्चन बनेगा, राजभाषा शब्द संवैधानिक है, कानून शब्द है, या फिर विधि के द्वारा स्थापित शब्द है, या फिर जनसामान्य का शब्द है। तो आंसर हो जाएगा आपका राजभाषा एक संवैधानिक शब्द है। ठीक है, राजभाषा जब घोषित की गई वह दिनांक आपके सामने है 14 सितंबर 1949 को हमने क्या किया, संवैधानिक रूप से हिंदी को राजभाषा घोषित कर दिया। और क्या करते हैं, 14 सितंबर को हम राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाते हैं। 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाते हैं, जबकि 10 जनवरी को, दोनों डेट आपके पटवारी के एग्जाम में आपको दिखेगी, लिख लेना, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है 10 तारीख को, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस, जबकि 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है,
राजभाषा क्या काम करती है? राजभाषा एक तो राजनीतिक, यानी कि जितने आपके राजनेता हैं और जितने राजनीतिक मंत्रालय हैं, यानी कि मंत्रालय की बात करें और साथ ही साथ प्रशासनिक अधिकारियों की बात करें, तो इनके मध्य सामंजस्य के साथ ही साथ एकता बनाए रखने का काम करती है। मंत्रालय से, यानी कि हम बात करें कि विधायिका से या फिर कोई बात आपके पास में पहुंचती है, यानी कि कहां तक पहुंचती है? राजनीतिक कार्यालयों से प्रशासन तक कोई बात पहुंचती है तो वह उसी स्वरूप में पहुंचे जिस स्वरूप में उसके कहने का अर्थ था। इसके लिए क्या होती है? ये राजनीतिकों के मध्य और प्रशासकों के मध्य एकता और सामंजस्य स्थापित करती है। ठीक है। राजभाषा का प्रयोग क्षेत्र, जहां हमने बात की थी राष्ट्रभाषा की, राष्ट्रभाषा का प्रयोग क्षेत्र कैसा है? संपूर्ण देश में है, संपूर्ण क्षेत्र है, यानी कि बहुत बड़ा क्षेत्र है। जबकि बात करें राजभाषा की तो इसका प्रयोग क्षेत्र कैसा होता है? एक सीमित होता है। प्रयोग क्षेत्र सीमित होता है। क्यों प्रयोग क्षेत्र सीमित होता है? भारत सरकार या फिर कुछ हिंदी भाषी आपके जो उत्तरी राज्य हैं, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, इनके अंदर की हम बात करें, जो हिंदी भाषी राज्य हैं उनके अंदर ये राजभाषा में सरकारी कामकाज होता है। ठीक है। तो राजभाषा का जो क्षेत्र हो जाएगा वो कैसा हो जाएगा? सीमित क्षेत्र हो जाएगा। राजभाषा, जहां हमने राष्ट्रभाषा की बात की थी कि राष्ट्रभाषा कौन बन सकती है? स्वदेशी भाषा ही राष्ट्रभाषा बनती है। लेकिन राजभाषा जो है वो कौन सी भाषा? स्वभाषा भी बन सकती है और कोई परभाषा या विदेशी भाषा भी क्या बन सकती है? राजभाषा बन सकती है। मुगल काल के अंदर फारसी और आपने देखा होगा जो शासन काल में अंग्रेजी जो भाषा रही वो कैसी रही? राजभाषा के रूप में, सरकारी कामकाज की भाषा के रूप में रही। राजभाषा का स्वरूप कैसा होता है? मानक होता है। इससे पहले हमने राष्ट्रभाषा में क्या देखा? राष्ट्रभाषा का स्वरूप कैसा होता है? लचीला होता है। लेकिन राजभाषा का स्वरूप कैसा होता है? यह स्वरूप होता है मानक स्वरूप, यानी कि इसमें प्रत्येक शब्दों का जो समाहित वो व्याकरण से संबंधित होता है, उसका एक विशेष अर्थ निकलता है। ठीक है। तो यहां पर राजभाषा किस प्रकार से होती है, राजभाषा की क्या विशेषताएं होती है, राजभाषा का उपयोग कहां होता है, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि हिंदी राष्ट्रभाषा है या राजभाषा है। ठीक है। राष्ट्रभाषा भी है, लेकिन यह राष्ट्रभाषा शब्द कैसा है? जन सामान्य के द्वारा स्वीकृत शब्द है, किसी कानून या संविधान के द्वारा नहीं। जबकि राजभाषा जो शब्द है, राजभाषा यानी कि राजकाज की भाषा, यह सरकारी शब्द है, यानी कि यह कैसा है? संवैधानिक शब्द है। सरकार इसके अंदर अपने विचारों, अपने नियमों, कानूनों को जनता तक पहुंचाती है। उसका एक विचारों का आदान प्रदान करने का एक क्या है? माध्यम है। ठीक है। आज के क्लास को यही समाप्त करते हैं। आई होप कि आपका जो डाउट रहा होगा या फिर सेशन में जो भी बातें आपको समझ में नहीं आई हैं उनको आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, अपनी बात लिख सकते हैं। हम उसका जल्दी से जल्दी आंसर देने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए पटवारी बनने के लिए तैयारी करते रहिए, जी तोड़ मेहनत करिए, तभी आपको सफलता प्राप्त होगी। ठीक है। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट लेक्चर में मजेदार टॉपिक के साथ में, जो कि आपके पटवारी एग्जाम के लिए काफी हेल्पफुल होगा। थैंक यू वेरी मच।